हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी राज्यों में दौरा करने जाने वाले हैं। 6 से लेकर 19 फरवरी तक वे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की विधानसभा चुनाव प्रचार में काफी डिमांड देखी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के मुताबिक 6 फरवरी को वे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 7, 10 और 11 फरवरी को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 13 से 19 फरवरी तक यूपी के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। 14, 18 और 19 फरवरी को सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे। यूपी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। स्थानीय स्तर पर उनकी जनसभाओं को कराने के लिए काफी मांग है। तो 6 से लेकर 19 फरवरी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी व्यस्तता में और चुनावी दौरों में दिखाई पड़ने वाले हैं। वे कल ही रवाना होंगे और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत चुनावी राज्यों में कई सभाओं को संबोधित करेंगे, प्रचार करेंगे। और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, चुनावी व्यस्तताएं मुख्यमंत्री जी की होने वाली हैं। 6 से 19 फरवरी तक उनका दौरा, बताएं इस बारे में। तो हमारा संपर्क हमारे सहयोगी नवीन से कट गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, 6 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी राज्यों में दौरा करने जाएंगे। काफ़ी डिमांड बताई जाती है जनसभाओं में उनको सुनने को लेकर। 7, 10, 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के कई चुनावी सभाओं में संबोधित करने के कार्यक्रम हैं। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी। 3 दिनों तक उत्तराखंड और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर चुनावी व्यस्तताएं हैं, कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी राज्य, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। इसके पहले वो गोवा जाकर प्रचार कर चुके हैं और अब एक बार फिर से वे चुनावी राज्यों में, खासतौर पर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत वे करेंगे और लगातार 3 दिन तक सतत उनके कई कार्यक्रम हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात, डोर टू डोर जनसंपर्क और चुनावी सभाओं, रैलियों को संबोधित करना। और नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। नवीन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या दौरे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, क्योंकि काफी व्यस्तता है चुनाव को लेकर अगले दिनों में? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और पूरा जोर बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड चुनाव में लगा रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से चुनावी दौरे पर रहेंगे और 19 तारीख तक, 19 फरवरी तक लगातार उनके इसी तरीके से दौरे चलते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में केंद्र सरकार की नीयत क्या है और केंद्र में बीजेपी सरकार किस तरीके से देश भर के लिए नई नीतियां और बेहतरीन नीतियां और योजनाओं के साथ काम कर रही है और खासकर उत्तराखंड के लिए बीजेपी क्या सोच रखती है, उत्तराखंड के लिए बीजेपी का क्या विजन है। तो ये बताने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान करेंगे। उत्तराखंड के बाद मुख्यमंत्री के बड़े दौरे जो हैं उत्तर प्रदेश के लिए हैं। उत्तर प्रदेश देश की सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता है। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया ज़िले से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की थी। जब उत्तर प्रदेश के 7 अलग अलग हिस्सों में, 7 डिवीज़न में बड़े बीजेपी नेताओं ने एक साथ चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वांचल में इसका जिम्मा उठाया था और पूर्वांचल में उन्होंने वोटर से बातचीत की थी और ये उस वक्त ये बताया था कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो चुका है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की सरकार आई है, तब से
एंटी माफिया ऑपरेशन लगातार उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश से लगभग सभी तरह के माफियाओं का खात्मा कर दिया गया है। और ये एक बड़े एजेंडे के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ना कोई दंगा हुआ, ना कहीं कोई गुंडई के बड़े मामले देखने को मिले, और जितने भी हिस्ट्री शीटर थे, जितने भी बड़े आपराधिक थे, जिनके बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड थे, वो सभी उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं या फिर जेलों में हैं। तो ये न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अपने चुनावी सभाओं में इस बात का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये दावा किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरीके के दावों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो कल से मुख्यमंत्री चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार करने वाले हैं और इस वक्त एक अहम तस्वीर हमको हैदराबाद से देखने को मिल रही है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और मंच से संबोधित कर रहे हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा है तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। चलिए प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार चलाया गया बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अगर संगठन चाहेगा तो बेशक गिनीज बुक या अन्य रिकॉर्ड बुक में भाजपा के इस बूथ विस्तारक अभियान को दर्ज करा सकते हैं। जबलपुर में कहा, मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ में भाजपा पहुंची और उन्हें डिजिटलाइज करने का काम किया। आज की तारीख तक लगभग 95% बूथ डिजिटल हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। बूथ विस्तारक अभियान के बाद 11 फरवरी से भाजपा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करेगी।
इधर वी डी शर्मा ने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने बूथ को डिजिटल बनाने के लिए भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस का अभियान घर चलने का अभियान है, लेकिन वो सिर्फ गांधी परिवार के घर तक सिमट कर रह गया है। के कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन चलेगा, तो इस दिशा में हम 11 फरवरी से इस अभियान को शुरू करेंगे। और समर्पण का अभियान भी हमारा बहुत बहुआयामी अभियान है। अपने संगठन को आर्थिक तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर मजबूत बनाना, समाज के सहयोग से मजबूत बनाना, ये भी हमारा एक विशेष अभियान है। राजधानी भोपाल के बैरसिया में गायों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक उफान पर राजनीति दिखती है। कांग्रेस लगातार इस मामले को तूल दे रही है। अब तक कई प्रदर्शन कर चुकी है और इसी क्रम में आज भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि घटना के 6 दिन बाद भी गौशाला संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो इस घटना के जिम्मेदार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से अब तक जो भी कार्रवाई की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक मसूद और उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की। लेकिन इसके विपरीत सरकार जिस तरह की है, जिस कथनी और करनी के शिवराज सिंह जी हैं, वो उसका परिचय दे रहे हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। उसी का परिणाम उनकी और उनकी सरकार है कि गो हत्याओं के हत्यारे जेल से जाने के बजाय थाने से काफ़ी पीकर घर चले गए। ये शर्म की बात है, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने का काम जारी है। एमजी रोड स्थित मराठी मिडिल स्कूल के पास की जमीन को 20 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कला संकुल में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली, कार्यों की समीक्षा की। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने महाजन की मंशा के अनुरूप भव्य कला संकुल बनाने का निर्णय लिया, जिसका जिम्मा स्मार्ट सिटी कंपनी को सौंपा है। 20 करोड़ की लागत से बन रहे कला संकुल का उद्देश्य शहर की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में इस संकुल के आसपास के क्षेत्र को भी संवारा जाना है। देखिए, इंटीरियर काम में लगभग 3 महीने का समय लगेगा, पर कुछ सिविल का वर्क भी बचा हुआ है। अभी जो स्थिति दिख रही है, लगभग 2 से 3 महीने का सिविल का काम कम से कम इसमें और होगा। अभी कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो स्मार्ट सिटी के फंड से ये बनाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बताई जाती है। इस मूर्ति के साथ में 108 मंदिर बनाए गए, साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी प्रतिमा बनाई गई। इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर से भी बड़ा इसका बजट है। संसद में बजट सत्र जारी है और इसी बीच बीजेपी ने 8 फरवरी को राज्यसभा सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया। पार्टी की ओर से जारी व्हिप को लेकर ये कयास लगने लगे कि कुछ खास होने वाला है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा। विदिशा के लटेरी वन क्षेत्र के रेंजर विनोद तिवारी के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। बताया गया कि ग्राम तिलोनी में अवैध खनन और अवैध वन कटाई की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए आधी रात को रेंजर मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपी ने वन रेंजर को घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल रेंजर को लटेरी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया। आधी रात को तिलोनी क्षेत्र में प्लाऊ के जरिए जमीन खोदने की जानकारी मिलने पर वन विकास निगम के रेंजर विनोद तिवारी अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे थे। हमला करने वालों में 7 लोग शामिल बताए गए।
प्लांटेशन में अतिक्रमण, पौधे काट के अतिक्रमण कर रहे थे, पिलाऊ चला रहे ट्रैक्टर। कौन चला रहे थे, कहाँ पर चला रहे थे? यादव हैं तिलोनी के, डंडों से चारों तरफ से घेर के। कितने लोग थे उनके साथ? 7 लोग थे। नाम जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, कुछ के फोटो भी खींचे हैं मैंने। नाम बताएं। बलबीर, तीरन और भी हैं। अभी कुछ दिन पहले रीवा के अलग अलग इलाकों में डमी बम रखने की खबरें सामने आई थीं, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन घटनाओं की आड़ में एक शख्स अपना बदला पूरा कर रहा था। बीते दिन समाचार पत्रों के कार्यालय में धमकी भरे संदेश भेजे गए, जिसमें रीवा के 2 लोगों के नाम दर्ज था। इस संबंध में सिमी और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से इसका कनेक्शन बताया गया। इस पत्र में कलेक्ट्रेट और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी, जिसके बाद पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई। 3 दिन बाद पुलिस ने आरोपी हाफिज अंसारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला हाफिज अंसारी अपने किराएदार और रिश्तेदार से परेशान था और उन्हें फंसाने के लिए उसने सिलसिलेवार तरीके से बम की घटनाओं का जिक्र कर पत्र भेजे। घटनाओं का हवाला देते हुए रीवा शहर में भी कुछ पत्र भेजे गए हैं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। सिविल लाइन थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया और उसको फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार है, उसने सारे घटना को स्वीकार कर लिया है। बाकी के तथ्यों के संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। इंदौर में भंवरकुआं थाना चौराहे पर स्थित मंदिर और पानी की टंकी को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की जमीन पर शिफ्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया। टंटिया भील चौराहे के विकास और लेफ्ट टर्न के लेआउट के संबंध में अधिकारियों से चर्चा शुरू हो चुकी है। 15 साल बाद यूनिवर्सिटी भंवरकुआं थाना चौराहे पर स्थित मंदिर और पानी की टंकी के लिए 36,000 वर्ग फीट जमीन देने के लिए तैयार है। इसके बदले यूनिवर्सिटी को सुपर कॉरिडोर पर 36 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। भंवरकुआं चौराहे से तेजाजी नगर चौराहे तक बनने वाली रोड के पहले चौराहे का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। टंटिया भील चौराहे का व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि भंवरकुआं चौराहा बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहों में से है। हम लोग पीछे नौलखा चौराहे को अभी चौड़ीकरण में लिया हुआ है, उसके लेफ्ट टर्न्स तैयार कर रहे हैं। आगे भंवरकुआं से तेजाजी नगर का रोड निर्माण का कार्य भी निगम शुरू कर चुका है। तो इस पूरे रोड पर जो ये विभिन्न काम चल रहे हैं, ये सब इन सिंक विद हों और जब भंवरकुआं तेजाजी रोड बन के तैयार हो, नौलखा का चौराहा बन के तैयार हो, उससे पहले हम लोग इसको भी बन के तैयार करा दें। आज बसंत पंचमी का पर्व है और धार के भोजशाला में 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। कोविड गाइडलाइन और कड़ी सुरक्षा के बीच ये उत्सव मनाया जा रहा है। सूर्योदय के साथ ही मां वाग्देवी सरस्वती का पूजन और हवन शुरू हो गया। हर साल की तरह इस साल भी भोज उत्सव समिति ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की। इस बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ये इस साल 988वां भोज उत्सव है। भोजशाला परिसर के आसपास और भोजशाला के अंदर आकर्षक सजावट की गई। भोजशाला को भगवा ध्वज से पाटा गया है। वहीं सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दोपहर में लालबाग से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली से विधायक कपिल मिश्रा शामिल होने पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा के बाद धर्म सभा को संबोधित करेंगे। महाआरती होने वाली है। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मातृशक्ति सम्मेलन भोजशाला परिसर में होना है। शाम को बाबा खाटू श्याम जी के भजन संध्या और महाआरती का आयोजन होगा। सोमवार को कवि सम्मेलन का आयोजन भी होना है। मंगलवार सुबह कन्या पूजन के साथ 4 दिवसीय भोज उत्सव समाप्त होगा। वसंत उत्सव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक इंतजाम किए। भोजशाला और पूरे धार शहर में 600 पुलिसकर्मी तैनात हैं। भोजशाला के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। आज सूर्योदय के साथ में हवन पूजन प्रारंभ हुआ है, जो सूर्यास्त तक चलता रहेगा। सूर्यास्त के समय उसकी पूर्णाहुति होगी। कल दोपहर में भोजशाला में 2:30 बजे मातृशक्ति सम्मेलन होगा और रात्रि को मोतीबाग चौक में भोजशाला परिसर में खाटू श्याम जी की भजन संध्या होगी। आज से बसंत पंचमी महोत्सव चालू हो जाता है। माँ सरस्वती का जन्मोत्सव होता है और बसंत पंचमी के दिन हम लोग हर साल आते हैं और यहाँ पूजन करते हैं। सरस्वती जन्म महोत्सव है। माँ वाग्देवी का यहाँ पे पहले मंदिर था और अभी सब लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए यहाँ पे और माँ सरस्वती का वंदन करें। बसंत पंचमी के पर्व पर भोजशाला धार की सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी चाक चौबंद लगाई गई है। लगभग 450 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को बल यहाँ लगाया गया है। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण
और पूरे सुरक्षित वातावरण में चल रहा है। बसंत पंचमी का मौका है और ऐसे में उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के आंगन में बसंत पंचमी का पावन पर्व मना। भस्म आरती में महाकाल का अभिषेक कर पीले वस्त्र चढ़ाए गए। महाकाल को पीला उपटन लगाया गया। भस्म आरती में बाबा महाकाल के गर्भगृह को पीली सरसों से सजाया गया। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीला अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वहीं आज ही गर्भगृह को खोला गया। कोरोना की वजह से बीते 50 दिनों से बाबा महाकाल का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए बंद था। बसंत पंचमी होने की वजह से सुबह से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे। वसंत नाम सुनते ही सब लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है, मन में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। वसंत वन में एक पीला स्वरूप में माना जाता है। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में ही भस्म आरती से लेके रात्रि सेन आरती तक वसंत की पूजन होती है। जैसे जैसे कोरोना खत्म होता जा रहा है और सरकार भी चीज़ों में ढील देती जा रही है, उसी मद्देनजर आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज सीमित समय के लिए भीड़ को देखते हुए गर्भगृह दर्शन आरंभ किए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।